इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। स्वागत है आपका आपके चैनल के ट्यूटोरियल में। जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी निकालने के जो अलग-अलग 3-4 मेथड थे, उसमें से पहला मेथड जो है फार्माकोकाइनेटिक मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक? आपको पता है दोस्तों, काइनेटिक्स मतलब होता है कि बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यानी जब हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन यानी इन सभी फैक्टर्स की हेल्प लेते हुए अगर हम किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे तो दे आर कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक मेथड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। डिस्ट्रीब्यूटर मेटाबॉलिज्म नहीं, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का हेल्प करते हुए हम डिटरमाइन करते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स सच एज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, देन दिस स्टडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक मेथड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से ये तीन प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। कैसे निकाल सकते हैं? पहला, ब्लड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, जो आप दवा खाते हैं तो कहां जाता है? एब्जॉर्ब होकर ब्लड में। तो ब्लड का सैंपल निकालिए, उसमें चेक करिए कि कितना ड्रग का कंसंट्रेशन है। तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके अगर हम बायोअवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं, पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है बाय यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। अब ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो लास्ट में एक्सक्रीट होगा तो यूरिन में आएगा। तो यूरिन में जो अनचेंज ड्रग है, जो ड्रग अनचेंज फॉर्म में, उसमें कल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके हम आराम से बायोअवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है। और तीसरा है अदर फ्लूइड, यानी ब्लड और यूरिन के अलावा कुछ बॉडी में अदर फ्लूइड्स भी होते हैं, जैसे कि सलाइवा, सीएसएफ। इनकी हेल्प से अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे तीसरा मेथड। तो चलिए बायोअवेलेबिलिटी में डालिए। पहला हेडिंग मेथड है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड। तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है, सबसे सुटेबल मेथड है और सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई ड्रग खाते हैं दोस्तों, हमारे वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, और ब्लड में कितना कंसंट्रेशन है, किस टाइम पे बढ़ रहा है, किस टाइम पे घट रहा है, कितनी देर तक ब्लड के अंदर बना हुआ है, ये सारा डिटरमाइन करके आसानी से हम लोग किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये पहली हेडिंग है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड। इसमें क्या लिखेंगे? पहला चीज कि इट इज अ डायरेक्ट एंड मोस्ट सुटेबल मेथड। इट इज वाइडली यूज्ड मेथड। इन दिस मेथड वी ड्रॉ द ब्लड सैंपल आफ्टर गिवन ड्रग इन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये अल्टरनेट टाइम ड्यूरेशन, and then calculate the concentration of drug absorbed into the blood, and with this help and after drawing a graph we can calculate the bioavailability। इसमें बायोअवेलेबिलिटी निकालने के तीन तरीके होते हैं दोस्तों। एक सी मैक्स, कि किस समय पर हमारा ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन जाता है, सी मैक्स कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितना जाता है, और एरिया अंडर कर्व से हम निकाल सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी। इसको समझने के लिए, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड को समझने के लिए एक हमें ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। देखिए दोस्तों, एक ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज द टाइम। अब ये टाइम हमारा मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको घंटे में रखेंगे, और हमने यहाँ पे रख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 घंटे का डेटा हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं पीडीसी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन mg पर ml, यानी ब्लड में पर mg पर ml के हिसाब से कितना ड्रग का कंसंट्रेशन है। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक ओरल दवा किसी को दिया, तो शुरू में जब आपने दिया तो कंसंट्रेशन ब्लड में 0 है, लेकिन धीरे 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 कुछ देर बाद आपने सैंपल लिया, 15 मिनट बाद सैंपल लिया, तो उसमें आपने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया है। 15-20 मिनट बाद लिया तो और बढ़ गया, फिर 15 मिनट लिया तो और बढ़ गया। ऐसे करते करते आप देखेंगे आपको दोस्तों एक इस तरह से ग्राफ ऑब्टेन होगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपने टाइम सैंपल लेते गए, तो कुछ समय तक वो लगातार ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ता गया, और जब ड्रग कंसंट्रेशन मैक्सिमम तक पहुंच गया तो उस ड्रग का एक्सक्रीशन शुरू हो गया। जब ड्रग का एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, तो उस ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में घटने लगेगा। क्योंकि जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा तो मेटाबोलाइज होकर वो जो ड्रग है वो अनचेंज, जो ड्रग है वो चेंज हो जाएगा, मेटाबोलाइट बनाएगा और एक्सक्रीट होगा। तो उस समय वो ड्रग का कंसंट्रेशन घटने लगेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे नीचे आएगा। ये इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। अब इस ग्राफ में आपको तीन चीज समझनी है। एक ये है कि ये जो आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन, देखिए ये मैंने माना कि जो यहाँ पे हमने मान लिया कि चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो भी है, मान लीजिए यहाँ 100 mg है, तो ये 100 mg जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो जो है इसे कहते हैं सी मैक्स, कंसंट्रेशन एट मैक्सिमम। ठीक है। दूसरा, ये सी मैक्स किस टाइम पे आया? हमने माना कि 3 और 4 मिनट के, 3 और 4 घंटे के बीच में आया, तो ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड टी मैक्स।
इसको क्या बोलते हैं, टी मैक्स। और इस पूरे ड्रग का कितनी देर तक ड्रग कंसंट्रेशन रहा, यानी यहां से लेकर के अगर हम इसको पूरा इस तरह से कवर कर दें, ये जो पूरा ग्राफ के अंदर का एरिया है, दिस इज कॉल्ड AUC, एरिया अंडर कर्व। यानी ये तीन चीज का हेल्प करके सी मैक्स, टी मैक्स और AUC का हेल्प लेकर के हम बता सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक मेथड में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड के द्वारा कितना बायोअवेलेबिलिटी कैसे निकलता है। तो इसमें देखिए हम लोग देख सकते हैं कि पहला है टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टी मैक्स, कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है ग्राफ बना लीजिएगा, फिर इसमें लिखेगा कि इन दिस मेथड द ड्रग इज आफ्टर गिवन ओरली अ ग्राफ इज प्लॉटेड इनटू द बिटवीन टी टाइम एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ऑन डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि आफ्टर द गिवन ड्रग द ड्रग इज ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट आफ्टर रेगुलर हाफ एंड 1 आवर इंटरवल, 1 घंटे का इंटरवल में हमने क्या किया, ड्रग कंसंट्रेशन ऑब्जर्व किया, एंड देन टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन बाय डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स एंड ड्रॉ अ प्लॉट। वी सॉ दैट इनिशियली द concentration of drug is low, but at the time duration they grows gradually, and after retaining Cmax they decreases regularly, ठीक है, यहाँ पे घटेंगे। and now with the help of this graph we can calculate 3 factors from this graph। पहला फैक्टर है time for peak plasma concentration Tmax, यानी कि जिस समय पर ड्रग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, जहां से घटना शुरू करता है, जिसके बाद से घटना शुरू कर देता है, उसे Tmax कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन Tmax। इसमें क्या लिखेंगे ऐसे करके कि in the bioavailability graph we can show the time duration at which any drug shows maximum absorption, and so they will show maximum effect, this time duration is called Tmax, ठीक है। दूसरा है पीक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, सी कॉल्ड Cmax, और Cmax क्या है कि at Tmax time when the how much amount of drug is maximum seen into the blood plasma, this is called Cmax, ओके। एंड लास्ट वन इज द एरिया अंडर कर्व AUC से ही निकलता है बायो अवेलेबिलिटी, यानी हम लोग एरिया अंडर कर्व की सहायता से ही बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इट इज द टोटल एरिया व्हिच इज कवर्ड इनटू द बायोअवेलेबिलिटी ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन प्लॉट, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एरिया कर्व होता है, इसी को बोलते हैं इतनी देर तक हमारे बॉडी में ड्रग था और इतना अमाउंट में ड्रग था, इसी को क्यूमुलेटिव को अगर हम ऐड करते चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा, एरिया अंडर कर्व। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में और प्रैक्टिकल करते हैं तो एरिया अंडर कर्व निकालते कैसे निकालते हैं, हमको एक इसको छोटे-छोटे स्लॉट में बांटना होता है। एक स्लॉट हमने बांट लिया, फिर ये अगला स्लॉट बांट लिया, फिर ये हमने अगला स्लॉट बांट लिया, फिर ये हमने अगला स्लॉट बांट लिया, फिर इस तरह से अगला, इस तरह से हमने जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उसमें जो पूरा ग्राफ है इसके एरियाज को अलग-अलग सेक्शन में बांट लेते हैं। फिर सभी एरिया का अलग-अलग हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, और सारे सरफेस एरिया को जोड़ के एक कंप्लीट सरफेस निकालते हैं जिसको एरिया अंडर कर्व कहते हैं। और यही एरिया अंडर कर्व हमको बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन में हेल्प करता है। इसको मैथमेटिकली निकालते हैं, आपको कैसा कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप R&D में काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करके AUC निकाल करके बायो अवेलेबिलिटी निकालना। उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया अंडर कर्व 0 से लेकर इनफिनिट तक इसको हमने जो इंटीग्रेट किया तो ये होता है इक्वल टू CP/dt, या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर कर्व इक्वल टू F D नॉट क्लियरेंस, या पूरा का पूरा फार्मूला है एरिया अंडर कर्व इक्वल टू F D नॉट अपॉन KVD, जहां पे F बायोअवेलेबिलिटी है, D नॉट क्या है, डोज ऑफ द ड्रग, यानी कितना डोज दिया है, K कांस्टेंट है, ठीक है, और VD इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना हमने वॉल्यूम ड्रॉन किया था ब्लड सैंपल, वो सारा कुछ। तो इस फार्मूले की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से हम आसानी से एरिया अंडर कर्व की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो आपको बस ऐसे ही ग्राफ बना के ये फार्मूला लिख लेना है और इसमें कोई काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गया आपको कि कैसे हम ब्लड कंसंट्रेशन यानी ड्रग के कंसंट्रेशन के प्लाज्मा की हेल्प से, एब्जॉर्प्शन फैक्टर की हेल्प से कैसे हम बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा मेथड दोस्तों है यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन मेथड, यानी कि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में जो पूरा का पूरा ड्रग एब्जॉर्ब हुआ दोस्तों, उस ड्रग में से मान लीजिए कि 80% ड्रग, 70% ड्रग जाके हमारे रिसेप्टर से बाइंड किया, तो वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा और वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा। कुछ ऐसे ड्रग भी होते हैं 10 से 20, 15, 25, 30% जो हमारे रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते, और वो जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तो वो अनचेंज रह जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो अनचेंज रहेंगे। तो वही ड्रग
एज इट इज जैसे थे अनचेंज फॉर्म में ही यूरिन से एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम यूरिन का सैंपल किसी पेशेंट का बार बार लेते हैं, हर एक घंटे में 2 घंटे में, तो उसके यूरिन में हम उस ड्रग का जो अनचेंज ड्रग है उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन अनचेंज्ड मिलेगा उसका मतलब यह है कि उतना ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब हमारे ब्लड में हुआ था, और बायो अवेलेबिलिटी को हम वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। समझ आ गया? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि हमने 100 पूड़ियां छानी थी और हमने बोला कि राम श्याम लोग जाओ और पूड़ियां खा लो, तो उन लोगों से मैंने गिन लिया कि भाई राम ने 25 पूड़ी खाई और श्याम ने 35 पूड़ी खाई, यानी श्याम ने मान लो हमने माना कि राम ने 30 पूड़ी खाई और श्याम ने 50 पूड़ी खाई, तो 80 पूड़ी कुल खाई, तो वायबिलिटी कितनी हुई? 80। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि हम राम श्याम से ना पूछे, हम डायरेक्ट जाकर देखें कि हमारे बकेट में टोकरी में कितनी पूड़ियां बची है। 20 पूड़ी बची है तो मतलब 100 - 20 = 80, यानी वायबिलिटी कितनी होगी? 80। समझ आ गया? दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? जो यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन मेथड है, इसमें हम ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में नहीं लेते हैं, बल्कि अनचेंज्ड ड्रग का कंसंट्रेशन हम यूरिन में से ड्रॉ करते हैं और वहां से फाइंड आउट करते हैं कितना जो यहाँ बचा है, अब इसी से माइनस कर दो, यानी इतना जो ड्रग था वो कहाँ पहुंचा होगा? ब्लड में पहुंचा होगा, रिसेप्टर डिवाइड हुआ होगा, हम वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड एंड इट इज नॉट रेयरली यूज्ड, मतलब इट इज रेयरली यूज्ड, का इस्तेमाल बहुत कम होता है। दूसरा, ये उन्हीं ड्रग के लिए हम कर सकते हैं दोस्तों जिस ड्रग में कम से कम 20% ड्रग जो है वो अनचेंज फॉर्म में यूरिन से बाहर निकलता हो। अगर जिस ड्रग में मैक्सिमम ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो उसके लिए ये मेथड यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर दोस काइंड ऑफ ड्रग्स in which 20% drug is excreted into urine from in unchanged form। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं कि जो इसका बेसिकली फंडा क्या है कि एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। यानी हम ये कैलकुलेट करते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वी कैन एज्यूम दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज excreted in urine from unchanged form, it is directly proportional to the plasma drug concentration। यानी इसके हिसाब से हम उसको कंपेयर करके बात कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि वो दो चीजें होना जरूरी है। अगर जब भी हम यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन मेथड का इस्तेमाल करके बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है, दो चीजों का हमको करना जरूरी है। पहला, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एंटरिंग ब्लड एंड एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय किडनी रिमेन कांस्टेंट। यानी जितना जो ड्रग है हमारी बॉडी में इंटर किया और जितना हमारी बॉडी से एक्सचेंज हो, उनका जो एक रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसके डेटा में फ्लक्चुएशन है कि इंटर ज्यादा किया, अनचेंज फॉर्म में कम मिला, या ज्यादा मिला या कम मिला, अगर ये रेशियो अनचेंज है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, टाइमली यूरिन सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड। हमको बीच बीच में लगातार यूरिन सैंपल लेना होता है, हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में, जैसा भी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये दो चीजें को करना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिनरी मेथड के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि बहुत से ड्रग जिसका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बहुत माइन्यूट है, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो द ड्रग व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्रू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड, दे कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस मेथड। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि भाई यूरिन बार बार जब किसी सैंपल का आप ब्लड लोगे, किसी पर्सन का ब्लड सैंपल लोगे, उसको बार बार सुई चुभाओगे, बार बार सुई से खून निकालोगे, वो उसके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, थोड़ा सा पेनफुल है। लेकिन यूरिन सैंपल लेना उतना कठिन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा एडवांटेज क्या है कि द यूरिन सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट इज क्वाइट इजी देन द ब्लड सैंपल। ठीक है, ब्लड सैंपल लेने से थोड़ा सा इजी होता है, ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। और जल्दी होते हैं, थोड़ा सा टाइम जल्दी होता है, बहुत इजीली हो जाता है। और एक डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। भाई डिसएडवांटेज क्या है कि ये उतना एक्यूरेट नहीं रिजल्ट देता है जितना कि ये देता है। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ दिस टेक्निक इज लेस देन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको इरेज करके दिखाना होगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूं। यहाँ पे बात करेंगे इसके 3 अलग अलग मेथड की दोस्तों। इसमें 3 अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में किया था। पहला है क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, डी इनफाइनाइट, और रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड टोटल टाइम फॉर द ड्रग टू बी एक्सक्रीटेड। इसके अलग अलग मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका ग्राफ दोस्तों कैसे बनेगा, हम इसका बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने वहां पर बनाया था। यहाँ पे हम टाइम लेंगे जिसको हम लोग घंटे में ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड या कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड। जो हमारे यूरिन सैंपल में जो ड्रग आ रहा है उसका सैंपल इस बार हम यहाँ पे लेंगे। ये ग्राफ इससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये होगा।
अब क्या हो रहा है कि वो अलग कैसे कर सकते हैं भाई, जैसे जैसे हम हर आधे घंटे में 1 घंटे में उसके यूरिन का सैंपल लेंगे और उसमें ड्रग देखेंगे कंसंट्रेशन कितना किस हिसाब से घट रहा है बढ़ रहा है, तो हम ये आराम से देख सकते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे पहले वो कम रहेगा फिर कम रहेगा और धीरे 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 ऐसे बढ़ते बढ़ते वो इस तरह से कुछ आएगा, कुछ यूं ग्राफ इसका दोस्तों आएगा। अब ये दोस्तों इस ग्राफ में क्या है, जैसे मैं मान लीजिए इसको ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा आ गया, यहाँ से मान लीजिए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ये घंटे हो गए। अब इसके क्या हो रहा है दोस्तों, 3 तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जैसे आपने पहला सैंपल लिया, उस सैंपल में मैंने माना कि जो ड्रग का कंसंट्रेशन आया वो 2 मिलीग्राम आया, फिर आपने दूसरा बार सैंपल लिया तो 6 मिलीग्राम आया, तीसरे घंटे बाद सैंपल लिया तो 18 आ गया, चौथी बार सैंपल लिया तो 25 आ गया, फिर लिया तो 16 आ गया, फिर आ गया तो 9 आ गया, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा। तो आप क्या करेंगे, उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो कंसंट्रेशन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इसको हमेशा हर बार ऐड करके, यानी 2 अगली बार 8 18 8 26 करते 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 हम क्यूमुलेटिव करेंगे। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, ग्राफ में जितना भी कंसंट्रेशन ड्रग का उसको हम बार बार ऐड अप करेंगे और ऐड अप करके उसको ग्राफ को बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनता है, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन दिस वे वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पार्टिकल इन ईच टाइम इंटरवल। हर बार जो टाइम इंटरवल उसको ऐड करके हमने क्यूमुलेटिव बना लिया। दूसरा है रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, भैया हम देख रहे हैं कि 3 घंटे में 25 मिलीग्राम एक्सक्रीट हुआ तो 25 मिलीग्राम बटे 3 घंटे करके उसका रेट निकाल लिया। तो वी कैन कैलकुलेट द टाइम रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन एज पर यूनिट टाइम। और उसी तरह से टोटल टाइम फॉर द ड्रग एक्सक्रीटेड, यानी यहां से लेकर यहां तक जो ये ग्राफ एरिया अंडर कर्व आया है, इस पूरे एरिया कवर करने में जितना समय लगा, मान लीजिए 12 घंटा लगा, तो 0 से लेकर 12 घंटा जो है वो टोटल टाइम फॉर द एक्सक्रीशन है। और ये इस तरह से ग्राफ बना करके हम बिल्कुल इसी तीनों चीज को यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और तीसरे मेथड की बात आते हैं दोस्तों, तीसरा है अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड की बात करें, डालो अपनी हेडिंग अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो हमारी बॉडी में जैसे कि सलाइवा है, सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है, तो वो कहाँ पहुंचेगा, सीएसएफ में। अब सीएसएफ से आपने सैंपल विड्रॉ किया, वहां पे ड्रग का कंसंट्रेशन पता किया, तो वहां से भी आप बायोअवेलेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि वो ब्लड से ही सीएसएफ में पहुंचा होगा। सलाइवा में कोई भी ड्रग कंसंट्रेशन हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो अदर अगर किसी फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो होता है अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड, ठीक है। तो along other than blood and urine sample we can also calculate the concentration of drug in different biological fluids such as cerebrospinal fluid and saliva, and from this data we can calculate the bioavailability of any drug। तो दोस्तों ये था एक फार्माकोकाइनेटिक मेथड जिसे हम तीनों जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक मेथड के, और तीसरे और चौथे मेथड को भी उसी क्लास में खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, टेक केयर।